हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको बताएंगे समकारी कुंडलन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपनसेटिंग बाइंडिंग, हिंदी में इसका नाम है समकारी कुंडलन। तो समकारी कुंडलन किस मशीन के लिए यूज़ किया जाता है, समकारी कुंडलन से आप किस प्रभाव को, आर्मेचर की किस रिएक्शन को कम कर सकते हैं, समकारी कुंडलन को हम कहाँ पे स्थापित करते हैं, समकारी कुंडलन आर्मेचर समकारी कुंडलन में आर्मेचर की करंट और समकारी कुंडलन की करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, समकारी कुंडलन और आर्मेचर को कैसे कनेक्ट करते हैं, समकारी कुंडलन को स्थापित करने का मेथड क्या होता है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल आज हम आपको बताएंगे और इसका हम यूज़ बताएंगे, कहाँ पे हम यूज़ इसका करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, थोड़ा से पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब आप समझेंगे डाउन, मतलब कि डाउनवर्ड का मतलब है करंट आपकी अंदर जा रही है। करंट आपकी अंदर जा रही है, इसका मतलब है आपके जो चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन है, अगर अंदर जा रही है तो चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कहाँ पे, जब आपकी करंट अंदर जा रही होगी। जब करंट आपकी बाहर जा रही है, बाहर अपवर्ड, तो उसको हम दिखाएंगे डॉट से, और यहाँ पे जो हमारी करंट चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें समझना आपको। करंट अंदर तो क्लॉकवाइज, करंट बाहर तो एंटी क्लॉकवाइज, चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अभी आपको मिलेगा इसका यूज कैसे। तो देखिए, समकारी कुंडलन का प्रयोग हम लार्ज साइज़ की मशीन, लार्ज साइज़ की जो डीसी मशीन होती है उसमें हम समकारी कुंडलन का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे छोटे साइज़ की डीसी मशीन, छोटे साइज़ का जनरेटर हो तो हम उसमें समकारी कुंडलन का प्रयोग करेंगे, नहीं। समकारी कुंडलन का प्रयोग आप लार्ज साइज़ अर्थात बड़ी मशीनों के लिए किया जाता है। तो देखिए B4, और इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है कि लार्ज मशीन में जो आपका लोड होता है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। फ्लैक्चुएट होने का मतलब कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से जब आपका फ्लक्स लोड फ्लैक्चुएट होगा, लोड कम ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो आपका फ्लक्स है वह फ्लैक्चुएट होगा, वह कभी फॉरवर्ड, कभी आगे जाएगा तो कभी पीछे, मतलब फॉरवर्ड या रिवर्स में चलेगा। तो उसी को हम कांस्टेंट करेंगे। उसको कांस्टेंट करने के लिए हम यूज करेंगे कंपनसेटिंग बाइंडिंग। ठीक, तो जो लार्ज फ्लक्चुएशन इन लोड, जो लोड में लार्ज फ्लक्चुएशन होता है अर्थात परिवर्तन होता है, उसको कम करने के लिए हम यूज करेंगे कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज रोलिंग मिल मोटर और टर्बो जनरेटर में किया जाता है। ठीक, पहला तो नोट आप करना है कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग लार्ज साइज़ की डीसी मशीन के लिए, लार्ज साइज़ की डीसी मशीन के लिए आप क्या यूज करेंगे, कंपनसेटिंग बाइंडिंग। और रोलिंग मिल मोटर और टर्बो जनरेटर के लिए, टर्बो जनरेटर में हम यूज करते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग आपके आर्मेचर रिएक्शन के किस प्रभाव को कम करता है। तो देखिए, जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग है वह आपके क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट के प्रभाव को कम करता है। अभी हम आपको इसमें बताएंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइज के इफेक्ट को कैसे कम करता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। शायद अगर आप अभी तक आप नहीं जानते होंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइज का इफेक्ट कंपनसेटिंग बाइंडिंग कैसे कम करता है, तो उसको आपको आज पूरी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा, यह जो बाइंडिंग होती है, यह बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और पूछा भी गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर के किस क्रम में जुड़ी होती है, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है कंपनसेटिंग बाइंडिंग। ठीक, चलिए तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए, यह आपका
यह जो पार्ट है, यह पार्ट आपका है आर्मेचर का, यह पार्ट आपका किसका है, आर्मेचर का, और यह आपका पार्ट है स्टेटर है। अब यहाँ पे ये आपका मेन पोल है, मेन पोल, ये भी आपका मेन पोल। तो यह आपकी कितने पोल का मशीन है, 4 पोल का, 4 पोल का मशीन है। अब इसमें देख रहे हैं यही जो पार्ट है मेन पोल का, सामने वाला पार्ट, यही आप देखते हैं, यह आपका पोल सूज है, यही आपका क्या है, पोल सूज। तो इसको हम बड़ा क्यों बनाते हैं, इसको बड़ा इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम इसको बड़ा, इसकी साइज़ को ज़्यादा करके पोल सूज को बड़ा बना के हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग को स्थापित कर सकें, और जिससे हम आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम कर सकें। ठीक, तो यह आपका पोल सूज है, यह भी आपका पोल सूज है, ये पोल सूज। तो हमारा फर्स्ट जो हम समकारी कुंडलन है या कंपनसेटिंग बाइंडिंग है, उसको हम कहाँ पे स्थापित किए हैं, पोल सूज में। पहला समकारी कुंडलन को कहाँ पे स्थापित किया जाता है, पोल सूज में। इसके बाद देखिए यह आपका आर्मेचर है, और आर्मेचर में कंडक्टर है। अब कंडक्टर की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपके कंडक्टर की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। आपको हमेशा विपरीत मिल रहा है, देख रहे हैं पोल सूज में क्रॉस है, तो आर्मेचर का जो कंडक्टर है वो डॉट में है। यहाँ पे आर्मेचर का कंडक्टर अगर डॉट में है, इसका मतलब है कि पोल सूज का जो है कंडक्टर वो डॉट में है। यहाँ पे यह आपका आर्मेचर का कंडक्टर डॉट में है, तो यह आपका क्रॉस में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट है, पोल सूज का कंडक्टर अर्थात कंपनसेटिंग बाइंडिंग डॉट में है, तो आर्मेचर क्रॉस में। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत होने का मतलब है अगर पोल सूज में क्रॉस है तो आपकी आर्मेचर में डॉट होना चाहिए। इसका मतलब अगर सेम हो जाएगा तो फिर कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा, फिर आपका एडिंग हो जाएगा, जुड़ने लगेगा, फिर प्रभाव को कम नहीं कर पाएगा। देखिएगा फिर अभी आपको बताए हैं हम कि डाउनवर्ड मतलब कि क्रॉस का मतलब है कि जो हमारे फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि इस नॉर्थ पोल से जो फ्लक्स यहाँ से इसके फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इस पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है इसकी डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। इसके इस पोल सूज में इस पोल सूज से जो पोल सूज में अर्थात कंपनसेटिंग बाइंडिंग से जो फ्लक्स निकल रहा है, आप ध्यान से देखिए, उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ठीक, और इसी के जस्ट अपोजिट आपके आर्मेचर का कंडक्टर रखा हुआ है, और आर्मेचर के कंडक्टर में डॉट है। डॉट है इसका मतलब है कि हमारी करंट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। अब इसमें इसके इस जो आपका आर्मेचर है इसके जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, तो आपकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है अब यहाँ से जो इसके फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वह आपके एंटी क्लॉकवाइज होगी। किसके, यह आपका है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का फ्लक्स, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का फ्लक्स जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और जो आपके आर्मेचर बाइंडिंग का फ्लक्स है उसकी, ये आपके आर्मेचर बाइंडिंग का फ्लक्स है, आर्मेचर बाइंडिंग के फ्लक्स की जो डायरेक्शन है आर्मेचर कंडक्टर की जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसी बन रही है, देखिए आपके साउथ पोल की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है वो आपके, ये साउथ पोल है, उसमें साउथ पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है अर्थात कंपनसेटिंग बाइंडिंग का फ्लक्स वह आपका क्लॉकवाइज है।
और देखिए आर्मेचर का जो फ्लक्स निकल रहा है, आर्मेचर का फ्लक्स यहाँ पे क्रॉस है, साउथ में क्रॉस है और आर्मेचर में डॉट है, तो इसके फ्लक्स की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज और यह आपका क्या है आर्मेचर का फ्लक्स। तो देख रहे हैं ना, आर्मेचर का फ्लक्स और मेन फ्लक्स, आर्मेचर का फ्लक्स और कंपनसेटिंग बाइंडिंग का फ्लक्स दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से टकराने का मतलब न्यूट्रलाइज, आर्मेचर का फ्लक्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से जो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइज का इफेक्ट होगा। अब जब आर्मेचर का फ्लक्स ख़त्म हो जाएगा, जैसे क्रॉस मैग्नेटाइज में क्या होता है, आपका मेन फ्लक्स ऐसे जा रहा है, मेन फ्लक्स सीधे जा रहा है और ऊपर से आपका क्या आ जा रहा है आर्मेचर का फ्लक्स। जब यह आपका आर्मेचर का फ्लक्स इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा कंपनसेटिंग बाइंडिंग के फ्लक्स से, तो अब क्या यह जब न्यूट्रलाइज होकर ख़त्म हो जाएगा तो क्या मेन फ्लक्स में कोई बाधा आएगी? कोई बाधा नहीं आएगी, मेन फ्लक्स आपका सीधे चला जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो क्रॉस मैग्नेटाइज का इफेक्ट है वह कम हो जाएगा, ठीक। तो यह आपका पोल सूज को बड़ा बनाने का पर्पज होता है कि हम इससे क्या कर सकें। यह भी एक इसका रीज़न होता है कि पोल सूज बड़ा बनाने का पर्पज होता है कि हम आर्मेचर रिएक्शन को कम करते हैं। और कौन से आर्मेचर रिएक्शन को कम करेंगे? क्रॉस मैग्नेटाइज को, ठीक। अब सीधे सीधी आपको यहाँ पता चल गया होगा कि क्रॉस और डॉट, जब क्रॉस है इसका मतलब है अब यहाँ पे धारा आपकी अंदर जा रही है, डॉट का मतलब है धारा बाहर जा रही है। इसका मतलब है कि आर्मेचर की जो करंट है, आर्मेचर की करंट और कंपनसेटिंग बाइंडिंग की करंट, दोनों की करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आर्मेचर की करंट और कंपनसेटिंग बाइंडिंग की करंट, दोनों की करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। दोनों की करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, आर्मेचर की करंट और कंपनसेटिंग बाइंडिंग की करंट, ठीक, जिसकी वजह से हमारा आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कम हो पाता है, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे हम इसको स्थापित करते हैं, तो इसको स्थापित कहाँ पे करेंगे? पोल सूज में। नेक्स्ट, दोनों की करंट, आर्मेचर की करंट और कंपनसेटिंग बाइंडिंग की करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसके बाद नंबर ऑफ कंपनसेटिंग बाइंडिंग, मतलब कि नंबर ऑफ कंपनसेटिंग बाइंडिंग, इस फार्मूले से आप निकाल पाएंगे कि कितनी समकारी कुंडलन की आपको आवश्यकता पड़ती है, कितना आपके आर्मेचर टर्न की आवश्यकता पड़ेगी, कितना आपकी समकारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर प्रति पोल, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर प्रति पोल, मतलब कि एक पोल के लिए कितना आपको आर्मेचर कंडक्टर की आवश्यकता पड़े। जैसे यह आपका पोल है, इस पोल के लिए कितना आपको यहाँ पे कंडक्टर रखना पड़ेगा, आर्मेचर में कितना कंडक्टर रखना पड़ेगा, आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। प्रति नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर प्रति पोल, अर्थात Z/P, Z का मतलब कुल चालकों की संख्या, कुल चालकों की संख्या अपान पोल की संख्या। मतलब जैसे मान लीजिए कि टोटल कुल चालकों, टोटल आपके आर्मेचर में 36 चालक हैं, मतलब कि आर्मेचर में टोटल आपको 36 कंडक्टर, 36 आपके कंडक्टर हैं। और अगर मान लीजिए कि यह 4 पोल की मशीन आप देख ही रहे हैं, 4 पोल की मशीन, तो अब आपको एक पोल के अंतर्गत, इस पोल के अंतर्गत यहाँ पे कितना आपको कंडक्टर रखना पड़ेगा, कितना आर्मेचर कंडक्टर रखना पड़ेगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 36/4 बराबर 9। मतलब एक पोल के सामने, अभी देख रहे हैं आमने सामने आपके कंडक्टर हैं, तो एक पोल के सामने आप आर्मेचर का 9 कंडक्टर रखेंगे। अगर कितने 36 कंडक्टर टोटल हैं और वह कितने पोल का है, 4 पोल की मशीन है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर प्रति पोल। तो आपके जैसे एग्जाम्पल तो मैं बताया ही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न, नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न प्रति पोल।
नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न प्रति पोल का मतलब क्या है कि एक पोल के सामने आपको कितना टर्न रखना पड़ेगा। अभी तो ये कंडक्टर की बात थी, अब यहाँ पे आप कितना टर्न, जैसे कितना घुमाव रखेंगे इस पोल के सामने या इस पोल के सामने, यहाँ कितना घुमाव रखेंगे, तो आप जेड मतलब टोटल कंडक्टर अपान 2p, जैसे हम इस उदाहरण से चले, अगर 36 हमारे टोटल कंडक्टर की संख्या कितनी है, 36 है, और अब पोल हमारा क्या है, पोल 2p 36 अपान 2p 4 × 2 8 36/8। तो यहाँ पे आपको टर्नों की संख्या क्या मिल रही है, 4.8 × 32 और 8 × 5 = 40, 4.5। मतलब कि यहाँ पे आपको आर्मेचर का कितना टर्न होगा, एक पोल के सामने 4.5 टर्न आपको रखना पड़ेगा। 4.5 या 5 करेंगे आप 4 करेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न इमीडिएटली अंडर वन पोल, नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न इमीडिएटली अंडर वन पोल। तो यहाँ पे इमीडिएटली का मतलब तुरंत आपके कितने आपके एक पोल के अंतर्गत कितने आपके आर्मेचर टर्न आ रहे हैं, आप उसको काउंट करने के लिए 0.7 इंटू Z/2p से निकाल सकते हैं। इसके बाद है कि नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न प्रति पोल फॉर कंपनसेटिंग बाइंडिंग, प्रति पोल फॉर कंपनसेटिंग बाइंडिंग, तो आप 0.7/2p से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक